नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने सांख्य कारिका में सांख्य कारिका का सामान्य परिचय, त्रिविध दुख, त्रिविध प्रमाण और सत्कार्यवाद के विषय में अध्ययन किया है। आज हम प्रकृति और पुरुष का स्वरूप क्या है, इनकी सिद्धि के जो हेतु हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। अब है प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन के अनुसार दो नित्य तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। अब प्रकृति क्या है? वह है सत्व रज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही। ये जो सत्व गुण है, रजोगुण और तमोगुण, इनकी साम्यावस्था ही प्रकृति है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था ही प्रकृति है। अब ये जो तीन गुण है, सत्व रज और तमो, सत्व रज और तमोगुण, इनकी विशेषताएं, इनका स्वरूप कैसा है, उसके बारे में आगे दो कारिकाएं दी गई है। तो इनका स्वरूप प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणः सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम चलम च रजय गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। ये जो दो कारिकाएं दी गई हैं उसमें त्रिविध गुण सत्व रज और तम, इनका स्वरूप बताया गया, इनका स्वभाव कैसा है, इनका कार्य क्या है और इनका स्वभाव, इसके बारे में बताया गया है तीनों कारिकाओं में। तो जो सत्व गुण है वह प्रीत्यात्मक होता है, रजोगुण अप्रीत्यात्मक होता है, प्रीति और अप्रीति, तो प्रीत्य प्रीति। तो सत्वगुण प्रीत्यात्मक होता है, रजोगुण अप्रीत्यात्मक होता है, तमोगुण विषादात्मक होता है। जो प्रथम कारिका की जो प्रथम चरण है उसमें बताया गया है इन तीनों का स्वभाव कैसा है वह। ये नीचे सारणी में बताया गया है कि सत्वगुण प्रीत्यात्मक यानी सुखात्मक होता है, रजोगुण अप्रीत्यात्मक दुखात्मक होता है, तमोगुण विषादात्मक यानी मोहात्मक होता है। ये तीनों का स्वभाव है जो प्रथम कारिका के प्रथम चरण में बताया गया है। फिर आगे है प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, ये इसके कार्य हैं। जो सत्वगुण होता है वह प्रकाशन करने वाला होता है, रजोगुण प्रवर्तन करने वाला होता है और तमोगुण नियमन करने वाला होता है। फिर ये जो तीनों गुण होते हैं वो अन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणः, इसका अर्थ है नीचे वाली लाइन का प्रथम कारिका में कि ये तीनों गुण एक दूसरे का अभिभव करने वाले, आश्रय बनने वाले, उद्भव करने वाले और मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति वाले हैं। ये जो तीनों ही गुण हैं वो एक दूसरे का अभिभव करने वाले, आश्रय बनने वाले, उद्भव करने वाले और मिलकर कार्य करने की वृत्ति वाले होते हैं। फिर आगे है कि इनका स्वरूप कैसे होता है, कैसा स्वरूप है इनका तीनों गुणों का। तो जो सत्व गुण होता है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, कि जो सत्व गुण होता है वह लघु और प्रकाशक होता है, लघु और प्रकाशक होता है सत्व गुण होता है वह। उपष्टम्बकम चलम च रजय, जो रजोगुण होता है वह उपष्टम्बक और चंचल होता है, ये चलायमान होता है, चंचल होता है, प्रेरक है, क्रियाशील है, रजोगुण है वह। फिर है गुरु वर्णकमेव तमः, जो तमोगुण है वह गुरु और वर्णक यानी भारी होता है, नियामक होता है, अवरोधक होता है तमोगुण। तो ये तीनों गुणों का स्वरूप बताया गया है। फिर आगे है कि प्रदीपवत चार्थतो वृत्ति, कि इनकी जो वृत्ति होती है वह प्रदीपवत यानी कि दीपक के समान होती है। जिस प्रकार दीपक होता है वह उसमें तेल और बाती, दीपक में तेल और बाती होती है, वह जल करके दूसरों को प्रकाशित करती है। उसी प्रकार ये तीनों गुण भी पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए तेल और बत्ती के समान मिलकर कार्य करते हैं। यानी कि तीनों गुण वैसे तो परस्पर विरोधी स्वभाव वाले होते हैं, तीनों गुण ही परस्पर विरोधी स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन फिर भी पुरुष के प्रयोजन के अनुसार ये तेल और बत्ती के समान मिलकर कार्य करते हैं। दीपक के समान प्रदीपवत चार्थतो वृत्ति, प्रदीपवत। तो तीनों गुणों की वृत्ति कैसी है? प्रदीपवत है। अब है प्रकृति और पुरुष का स्वरूप कि सांख्य दर्शन में प्रकृति यानी अव्यक्त, प्रकृति होती है अव्यक्त और विकृति होती है व्यक्त। प्रकृति अव्यक्त है, प्रधान भी है। तो प्रकृति का जो स्वरूप है वह व्यक्त के स्वरूप के समान भी होता है और उसके विपरीत यानी भिन्न भी होता है। जो प्रकृति का स्वरूप होता है वह अपनी विकृति के यानी व्यक्त के समान भी है और भिन्न भी है। इसी प्रकार जो पुरुष का स्वरूप है वह प्रकृति के स्वरूप के समान भी है और उसके भिन्न भी है, तद विपरीत है। कहा गया दूसरी कारिका में तद विपरीत तथा च पुमान। तो ये जो नीचे दो कारिकाएं दी गई है, इन दोनों कारिकाओं में प्रकृति और पुरुष और व्यक्त, तो व्यक्त तो हुई विकृति, अव्यक्त हुई प्रकृति और पुरुष,
जो न तो प्रकृति है और न ही विकृति है। इन तीनों का जो स्वरूप है उसके बारे में ये दो कारिकाएं दी गई हैं। अब जो कारिका है उसमें हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सवयवम प्रतंत्रम व्यक्तम, ये व्यक्त का स्वरूप है। ये व्यक्त का स्वरूप है कि व्यक्त का स्वरूप कैसा है, तो इसमें है ये हेतुमद अनित्यम आदि। फिर विपरीतम अव्यक्तम, इसके विपरीत, इन गुणों के विपरीत जो है वह अव्यक्तम यानी प्रकृति का गुण होता है, प्रकृति का स्वरूप होता है। तो व्यक्त हेतुमत है तो प्रकृति अहेतुमत, और व्यक्त अनित्यम है, हेतुमद प्लस अनित्यम। यदि व्यक्त अनित्यम है तो प्रकृति नित्यम है, व्यक्त अव्यापी है तो प्रकृति व्यापी है, यह सक्रिय है तो प्रकृति असक्रिय है, अनेक तो प्रकृति एक, ये आश्रित है तो प्रकृति अनाश्रित, व्यक्त लिंगम है तो वह प्रकृति अलिंग, ये सावयव यानी अवयवों के सहित हैं तो प्रकृति अवयव रहित है, व्यक्त प्रतंत्र होता है तो अव्यक्त यानी प्रकृति स्वतंत्र होती है, प्रकृति स्वतंत्र होती है। इसको हम नीचे एक तालिका दी गई है, सारणी दी गई है, उस सारणी के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। फिर यह आगे आगे त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा चुपमान, ये दूसरी कारिका है। इसमें व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्तम तथा प्रधानम ये जो गुण हैं ये व्यक्त और प्रधान, मतलब व्यक्त होती है विकृति और प्रधान होती है प्रकृति, ये जो गुण हैं इन दोनों के बताए गए, यानी इन दोनों में यहाँ पे समानता बताई गई है। जो प्रथम कारिका है उसमें विकृति और प्रकृति इन दोनों में भिन्नता बताई गई थी, लेकिन द्वितीय कारिका में इन दोनों में समानता बताई गई है, लेकिन इन दोनों से विपरीत फिर पुमान पुरुष होता है। तो व्यक्त या प्रधान यानी प्रकृति, तो ये त्रिगुणात्मिका है ये दोनों ही, तो पुरुष होता है त्रिगुणातीत होता है वह, ये दोनों अविवेकी है तो पुरुष विवेकी होता है, ये दोनों विषय हैं तो पुरुष अविषय होता है, ये दोनों सामान्य है तो पुरुष असामान्य होता है, ये दोनों अचेतन है तो पुरुष एक चेतन प्राणी होता है, ये दोनों प्रसवधर्मी है तो पुरुष अप्रसवधर्मी होता है। ये प्रसवधर्मी कैसे हैं, क्योंकि प्रकृति से महत उत्पन्न होता है और महत से अहंकार उत्पन्न होता है, एक दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं, इसलिए ये प्रसवधर्मी है। और पुरुष न तो किसी से उत्पन्न होता है और न किसी को उत्पन्न करता है, इसलिए पुरुष अप्रसवधर्मी है। अब नीचे सारणी में इन दोनों कारिकाओं को समझाया गया है। यहाँ से हेतु मत से लेकर के जो प्रतंत्र है यहाँ तक प्रथम कारिका में इन दोनों में भिन्नता बताई गई थी। जो व्यक्त और अव्यक्त है इन दोनों में भिन्नता बताई गई थी। व्यक्त होती है विकृति और अव्यक्त होता है प्रकृति या प्रधान, और जो पुरुष है वह न तो व्यक्त है और न ही अव्यक्त है, यह न तो प्रकृति है और न ही विकृति है। पुरुष को ज्ञ भी कहते हैं, ज्ञ, पुरुष को ज्ञ भी कहा गया है। परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि पुरुषो अस्ति, ज्ञ, प्रकृति, विकृति, व्यक्त, अव्यक्त, कुछ भी ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, तो पुरुष ज्ञ। अब जो प्रथम कारिका में हेतुमत से लेकर के प्रतंत्र तक जो स्वरूप दिया गया था, तो वहाँ पर विपरीतम अव्यक्तम, तो व्यक्त से विपरीत था अव्यक्त, और उसी के समान क्या था, अव्यक्त के समान ही अपने पुरुष था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा भेद था कि पुरुष एक होता है लेकिन शरीर भेद से अनेक होता है, यानी पुरुष बहुत्व होता है। फिर आगे द्वितीय कारिका में यहाँ त्रिगुणात्मिका से लेकर के प्रसवधर्मी तक स्वरूप बताया गया था। वहाँ पर इन दोनों में समानता बताई गई थी। जो प्रकृति और विकृति होती है, व्यक्त और अव्यक्त होता है, इसमें समानता बताई गई थी, लेकिन इससे विपरीत पुरुष बताया गया था। तद विपरीत तथा च पुमान, इन लक्षणों से विपरीत पुरुष को बताया गया था। इस प्रकार हम इस सारणी के माध्यम से इसे दोनों कारिकाओं को हम समझ सकते हैं। फिर आगे प्रकृति और पुरुष का जो स्वरूप है उसके बारे में बताया गया है कि जो प्रकृति होती है वह मूल प्रकृति होती है सभी की, वह किसी की विकृति नहीं है, वह मूल कारण है। मूल प्रकृति और मूल कारण है, वह कार्य या विकृति नहीं है। प्रकृति है वह न तो किसी का कार्य है और न ही किसी की विकृति है, वह तो मूल प्रकृति और मूल कारण होती है। वह उत्पन्न करती है लेकिन किसी से उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए इसको मूल प्रकृति और मूल कारण कहा गया है। इसको प्रधान बताया गया है प्रकृति को। फिर जो पुरुष है वह न तो प्रकृति है और न ही विकृति है, न कारण है और न ही कार्य है। जो पुरुष है वह प्रकृति भी नहीं है और विकृति भी नहीं है। अब इसका कारण यह है कि यह न तो किसी से उत्पन्न होता है, यानी विकृति का मतलब यह किसी से उत्पन्न नहीं होता है, और न प्रकृति किसी को उत्पन्न भी नहीं करता है। तो भेद इतना सा इन दोनों में
कि प्रकृति उत्पन्न तो करती है लेकिन किसी से उत्पन्न नहीं होती, लेकिन यह होता है वह उत्पन्न भी नहीं करता, यह उत्पन्न भी नहीं करता, इसलिए यह न तो प्रकृति है और न ही विकृति है। इसी प्रकार न तो यह कारण है और न ही कार्य है, यह अप्रधान है। प्रकृति प्रधान है और पुरुष अप्रधान होता है। अब सृष्टि के हेतु, सृष्टि के लिए इनका जो संयोग होता है वह पंगु अंधवत होता है। प्रकृति और जो पुरुष का संयोग है वह पंगु अंधवत होता है। यहाँ पे पंगु पुरुष होता है और अंधवत प्रकृति होती है, अंधवत प्रकृति होती है। वो होता है ना श्लोक के कारिका में, पंगु अंधवत संयोग तत्कृत सर्ग है। सर्ग होता है सृष्टि की, जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसमें प्रकृति और पुरुष का जो संयोग हुआ वह पंगु अंधवत हुआ। अब पुरुष के स्वरूप में ही पुरुष साक्षी होता है, माध्यस्थ होता है, दृष्टा होता है, अकृत्री भाव होता है, भोक्तृ भाव, ये पुरुष के स्वरूप में ही सम्मिलित हैं। अब है प्रकृति की स्वतंत्र सिद्धि के 5 हेतु बताए गए हैं कि प्रकृति है या नहीं है, इसको कैसे सिद्ध करें। इसकी सिद्धि हेतु हमारे यहाँ पे सांख्य कारिका में 5 हेतु बताए गए हैं। वो 5 हेतु हैं, भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवर्तेश्च कारण कार्य विभागात अविभागात वे स्वरूप्यस्य। ये 5 कारण प्रकृति के सिद्धि के बताए गए हैं। ये प्रकृति की सिद्धि के 5 हेतु हैं। अब भेदानाम परिमाणात, जो प्रथम हेतु है वह है भेदानाम परिमाणात, ये भेदों महत आदि कार्यों के परिमित होने से प्रकृति के जो भेद हैं, प्रकृति से महत उत्पन्न होता है, महत से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से एकादश इंद्रियाणि, तो जो भेद हैं इसके प्रकृति के, इनके कारण से प्रकृति की सिद्धि को सिद्ध करते हैं कि प्रकृति है। फिर है समन्वयात भेदानाम, जो भेद हैं उनके समन्वय के कारण, भेदों का परस्पर समन्वय होने के कारण प्रकृति की सिद्धि मानते हैं। शक्तितः प्रवर्तेश, शक्तितः प्रवर्तेश मतलब सामर्थ्य के अनुसार कार्य में प्रवृत्त होने के कारण प्रकृति की सिद्धि मानते हैं। कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य में विभाग होने से, अविभागात विश्व रूपे से, विश्व का रूप प्रकृति में अविभाग होने से यानी लय होने से, विश्व के रूप का प्रकृति में लय होने के कारण प्रकृति की सिद्धि मानते हैं। इस प्रकार अनुमानों के द्वारा प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है। किसके द्वारा? अनुमानों के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा प्रकृति की सिद्धि को मानते हैं। तो प्रकृति की सिद्धि के 5 हेतु हो गए, भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवर्तेश्च कारण कार्य विभागात अविभागात विश्व रूपे से। ये 5 कारण, जो 5 हेतु हैं वो प्रकृति की सिद्धि के हैं। फिर आगे है पुरुष की सिद्धि के भी 5 हेतु बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? संघात प्रार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् केवल्यार्थम प्रवर्तेश्च। संघात प्रार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् केवल्यार्थम प्रवर्तेश्च। ये पुरुष की सिद्धि के 5 हेतु बताए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है संघात प्रार्थत्वात्, विश्व की सभी वस्तुएं किसी चेतन तत्व के लिए होने से, जैसे पलंग है, अश्व है आदि जो वस्तुएं होती है वो किसी चेतन पुरुष के लिए ही तो होंगी। इसलिए पुरुष की सिद्धि मानते हैं कि इन वस्तुओं का यदि अस्तित्व है तो कोई चेतन पुरुष भी होगा। इसलिए प्रथम जो हेतु है संघात प्रार्थत्वात्। दूसरा हेतु है त्रिगुणादि विपर्ययात्, जो त्रिगुण है, सत्व रज तम है, उनसे युक्त जो सभी सांसारिक वस्तुएं हैं तद विपरीत किसी चेतन पुरुष की ओर संकेत करती है, जो त्रिगुणातीत है। ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो किसी चेतन पुरुष की ओर संकेत करती है, इसलिए पुरुष की सिद्धि को मानते हैं। अधिष्ठानात्, ज्ञान और अनुभव का आधार कोई चेतन तत्व भी हो सकता है, जैसे जड़, रथ, चेतन, अश्व, इनके प्रेरक सारथी के रूप में पुरुष की सिद्धि को मानते हैं। अधिष्ठानात् ये तीसरा हेतु हुआ। भोक्तृभावात्, संसार में घट पट आदि जो भोग्य वस्तुएं हैं इनका कोई भोक्ता चेतन तत्व पुरुष होने से, जो घट पट आदि का जो निर्माण इसमें सृष्टि में हुआ है तो इनका कोई उपभोग करने वाला कोई भोक्ता चेतन तत्व होगा, यानी वह पुरुष ही होगा, इसलिए पुरुष की सिद्धि को मानते हैं। केवल्यार्थम प्रवर्तेश्च, मोक्ष में प्रवृत्ति के कारण केवल्य होता है मोक्ष, केवल्य मोक्ष, तो मोक्ष में प्रवृत्ति के कारण भी पुरुष की सिद्धि मानते हैं। पुरुष नित्य और एक होते हुए भी शरीर भेद से बहुत होता है। पुरुष नित्य होता है, एक होता है, लेकिन शरीर भेद के कारण वह बहुत होता है। इसलिए पुरुष बहुत्व कैसे होता है इसकी सिद्धि के भी 5 हेतु बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात्, पहले जनन फिर मरण और फिर करण, इन तीनों के प्रतिनियमात् अयुगपत प्रवर्तेश्च। पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रिगुणे विपर्ययात् चैव, जो पहले है जनन प्रतिनियमात्, मरण प्रतिनियमात्, करणानाम प्रतिनियमात् यानी करण प्रतिनियमात्,
फिर अयुगपद प्रवर्तेस्य और त्रिगुण्य विपर्यात, ये 5 पुरुष बहुत्व की सिद्धि के हेतु बताए गए हैं। जनन प्रतिनिमात यानी पुरुषों का जन्म अलग अलग होने से, यानी अलग अलग जन्म होने के कारण। मरण प्रतिनिमात पुरुषों की अलग अलग मृत्यु होने के कारण पुरुष बहुत्व की सिद्धि मानते हैं। करण प्रतिनिमात जो पुरुष की इंद्रियां हैं, प्रत्येक पुरुष की जो इंद्रियां होती है, करण यानी इंद्रियां, इनमें भिन्नता के कारण, विभिन्नता के कारण पुरुष बहुत्व की सिद्धि मानते हैं। अयुगपद प्रवर्तेश्च यानी एक साथ सभी पुरुषों की धर्मादि में प्रवृत्ति तथा अधर्मादि से निवृत्ति होने के कारण पुरुष बहुत्व मानते हैं। फिर त्रैगुण्य विपर्यात, प्रत्येक पुरुष में जो सत्व, रज और तमोगुण होते हैं उनकी भिन्नता के कारण भी पुरुष बहुत्व की सिद्धि मानते हैं। जैसे कोई पुरुष तो सत्वगुण प्रधान होता है, कोई रजोगुण प्रधान होता है और कोई तमोगुण प्रधान होता है। जिसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है वे देवता, ऋषि आदि होते हैं और वे अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। और जो रजोगुण प्रधानता वाले पुरुष होते हैं वो मानव होते हैं, वो चंचल होते हैं। उसी प्रकार जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है वे यक्ष, राक्षस आदि होते हैं, ये क्रूर होते हैं। इस प्रकार पुरुष बहुत्व की सिद्धि होती है। तो प्रकृति, पुरुष और पुरुष बहुत्व तीनों की सिद्धि के 5-5 हेतु